अतीत एपिसोड 9। अब आगे ऑफिस एरिया में जाते ही मारिया ने ईशा का कमरा खोला और सर्वंट्स उसे क्लीन करने में जुट गए। कुछ देर बाद डिनर का टाइम हो गया और सभी लोग डाइनिंग टेबल पर जमा हो गए। रायज़ादा फैमिली के हर शख्स के पास अपने पर्सनल असिस्टेंट्स थे और वो सभी असिस्टेंट्स रायज़ादा फैमिली के साथ उनके टेबल पर बैठकर खाते थे। ईशा का डिनर करने का मन नहीं हुआ तो मारिया ने एक सर्वेंट के हाथ खाना उसके कमरे में भिजवा दिया। खाने की टेबल पर विक्रम ने खाते हुए अनामिका से पूछा, अस जाने के बाद कहीं ईशा ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना बेटा? अरे नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, अनामिका ने खाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। अनामिका मारिया की बेटी थी और वो ईशा के साथ ही पली बड़ी थी। रायज़ादा फैमिली ने अनामिका की परवरिश अपने बच्चों जैसी ही की थी और वो उसे ईशा के बराबर समझते थे। दूसरी तरफ मॉल में ईशा के गार्ड्स ने सारे सबूत मिटा दिए और अपना काम खत्म करने के बाद वो सब वहां से निकल गए। उन गार्ड्स के जाते ही इवान एक अंधेरी जगह से निकला और मॉल के पार्किंग में चला गया। मॉल सील्ड होने की वजह से वहां लोगों का आना जाना नहीं था, जिससे इवान बड़े ही आराम से चल रहा था। इवान सीढ़ियां चढ़ते हुए तीसरे फ्लोर पर आया और एक कॉरिडोर से होता हुआ रूम वाले इलाके में पहुंच गया। इवान ने एक कमरे का डोर ओपन किया और अंदर दाखिल होते ही अपने कपड़े उतारे और बिस्तर पर पसर गया। इवान का कमरा बिल्कुल स्टोर रूम जैसा था। डब्बे और रैपर्स हर तरफ बिखरे पड़े थे और साथ ही में कुछ कबोर्ड और रूम में रखे जाने वाले सारे सामान बिखरे पड़े थे। ज्यादा तनख्वाह न मिलने की वजह से इवान दिल्ली में एक मामूली सा किराए का घर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था और एक दिन घर ढूंढते हुए वो इस मॉल के पास आ गया था। कुछ घंटों बाद इवान उठा और टाइम देखने लगा। इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे। घड़ी देखकर इवान अपनी आंखें मलते हुए बाथरूम में चला गया और ब्रश करने के बाद मुंह हाथ धोकर बाहर निकल गया। इवान जॉगिंग करने के लिए तैयार हुआ और अपने कानों में हेडफोन लगाकर जॉगिंग करते हुए मॉल से बाहर निकल गया। जॉगिंग करने के बाद इवान शावर लेकर तैयार हुआ और घर से बाहर निकलते हुए किसी को फोन करने लगा। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही इवान ने कहा, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, कहीं जाना मत, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मैं नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, कॉल की दूसरी तरफ से एक बूढ़े शख्स ने कहा और कॉल काट दी। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद इवान एक ऑटो में बैठकर अपने मंजिल की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर बाद इवान एक घर के सामने खड़ा था। इवान के डोरबेल बजाते ही एक लड़के ने दरवाज़ा खोला जो उसके ही हम उम्र का था। डैड तुम्हारे आने का है इंतजार कर रहे थे, उस लड़के ने कहा और इवान को डाइनिंग टेबल के पास लेकर चला गया। डाइनिंग टेबल पर एक बूढ़ा शख्स इवान के आने का है इंतजार कर रहा था। इवान को देखकर उन्होंने इवान को बैठने का इशारा किया तो इवान उनके बगल वाली चेयर पर बैठ गया। उस बूढ़े शख्स का नाम प्रणीता भारद्वाज था, जो दिल्ली की नामचीन हस्तियों में गिने जाते थे। प्रणीता ने इवान की प्लेट में सब्जी अड़ा ली और उसे खाने का इशारा किया। इवान ने बिना कुछ कहे रोटी ली और खाने लगा। इवान को खाते देख प्रणीता ने पूछा, बताओ क्यों मिलना चाहते थे? वो मैंने परसों रात मुंबई में रघुवीर के एक आदमी से उसके बारे में पूछा, लेकिन उसका कहना था कि उसकी रघुवीर के असिस्टेंट से फ़ोन पर बात होती थी। वो कह रहा था कि अगर मुझे रघुवीर के बारे में जानना है तो मुझे अंडरवर्ल्ड में कदम रखना होगा, इवान ने खाते हुए प्रणीता से कहा। इवान की बात सुनकर प्रणीता ने कुछ देर बाद कहा, तुम अंडरवर्ल्ड में बिल्कुल भी कदम नहीं रखोगे। उस रघुवीर के आदमी अंडरवर्ल्ड में फैले हुए हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम उसके बारे में पता कर रहे हो तो तुम्हारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कुछ देर के पॉज के बाद प्रणीता ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ये प्लान ड्रॉप कर दो और एक मामूली जिंदगी जियो, वैसी जिंदगी जो तुम्हारी माँ तुम्हें देना चाहती थी? प्रणीता की ये बात सुनकर इवान के हाथ खाते हुए बीच में रुक गए। उसने अपना सिर झुकाया और अपने खाली हाथों को देखते हुए कहा, आपको पता है, मैंने इन्हीं हाथों से अपने मॉम को दफनाया था। मैं जानता हूँ कि मेरी माँ मुझे एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी। उन्होंने मुझे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और उस पत्थर की शक्तियाँ मेरे अंदर समा गई। मैंने सोचा था कि मैं ये सब भूलकर एक नई शुरुआत करूंगा, लेकिन मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है, और वो भी अपने भाई के हाथों। ये मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। इवान ने एक गहरी सांस ली और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, आपको पता है, जब मैं सोता हूँ तो ये मंजर बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता है और हर बार मैं अपनी माँ को बचाने में नाकाम हो जाता हूँ। माँ ने अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और उस बेटे ने एक दिन उन्हें ही मार दिया। इवान की बात सुनकर प्रणीता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे उन लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस गलत रास्ते पर मत चलो और ये बदला लेने के बारे में भूल जाओ। देखना, एक ना एक दिन उनके कर्म ही मौत बनकर उनके सामने आएंगे। अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप ही सब भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते?
इवान ने प्रणीता की आंखों में देखते हुए कहा तो प्रणीता की बोलती बंद हो गई और उन्होंने अपना सिर झुका लिया। इवान की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी और वो अपना गुस्सा शांत करते हुए प्रणीता के घर से बाहर निकलने लगा। तभी प्रणीता ने इवान को रोकते हुए कहा, खबर मिली है कि रघुवीर का कोई खास आदमी दिल्ली में एक इवेंट अटेंड करने आ रहा है। प्रणीता की बात सुनकर इवान के कदम रुक गए और उसने बिना मुड़े पूछा, इवेंट कहाँ होने वाला है? ये मुझे पता नहीं, लेकिन खबर पक्की है कि वो दिल्ली आएगा। कुछ दिनों बाद सारी जानकारी मालूम करने के बाद तुम्हें बता दूंगा, प्रणीता ने कहा। प्रणीता की बात खत्म होते ही इवान घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद इवान उस रेस्टोरेंट में चला गया जहां वो काम करता था। इवान के अंदर जाते ही कुछ लड़कियों की आंखें चमक उठी और वो अपनी चमकती आंखों से इवान को देखने लगी। इवान बिना उन लड़कियों की तरफ ध्यान दिए मैनेजर की केबिन में चला गया। केबिन में दाखिल होते ही इवान मैनेजर के सामने जाकर खड़ा हो गया और मैनेजर के बोलने का इंतजार करने लगा। मैनेजर ने इवान को उसकी तनख्वाह देते हुए कहा, इवान, नौकरी छोड़ने के बारे में एक बार फिर सोच लो, क्योंकि अगर रायज़ादा फैमिली को कोई एक्शन लेना होता तो वो पहले ही ले चुके होते। मैं अपने पर्सनल मामलों की वजह से इस रेस्टोरेंट को खतरे में नहीं डाल सकता, इवान ने सपाट लहजे में जवाब दिया और अपनी तनख्वाह लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। इवान को बाहर जाते देख एक लड़की ने वेटर से पूछा, ये इवान कहाँ जा रहा है? मुझे तो लगा आपको पता होगा। वेटर की बात सुनकर उस लड़की ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो और मुझे क्या पता होगा? उस लड़की की बात सुनकर वेटर ने इवान और ईशा के बीच हुई बहस के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर रेस्टोरेंट में बैठी सभी लड़कियां दंग रह गई और इवान के सलामती की दुआ करने लगी। वहीं इवान कल हुई घटना के बारे में सोचते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। कल वो दोनों लड़कियां मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो गई थी और उस लड़की ने मेरे खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कहीं वो लड़की मेरे भाई को तो नहीं जानती? वो कह रही थी कि मैं इसमें था तो यहाँ कैसा पहुंचा? इसका मतलब मेरा भाई इसमें है। क्या मुझे उस लड़की से मिलकर अपने भाई के बारे में मालूम करना चाहिए? अगर मैंने ईशान को ढूंढ लिया तो उस रघुवीर तक पहुंचने का रास्ता मेरे लिए आसान हो जाएगा। ये सब सोचते हुए इवान अपने घर में आया और अपना सिर पकड़ते हुए खुद से कहा, ओह शिट, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अपने दिमाग में ये उधेड़ बुन लिए इवान बिस्तर पर पसर गया। एपिसोड 10। अब आगे। जब इवान सो रहा था तब उसके सामने 18 साल पहले का मंजर घूमने लगा, जब उसने अपने हाथों से अपनी मां को दफनाया था। अपने सपने में ये मंजर देखते ही इवान की आंखें खुल गई और वो उठकर बैठ गया। दूसरी तरफ जब से ईशा ने इवान को देखा था तब से वो इवान के बारे में ही सोचे जा रही थी। एक दिन ईशा का काम में मन नहीं लग रहा था। उसने अनामिका को अपने केबिन में बुलाया और इवान के बारे में डिटेल्स इकट्ठा करने के लिए कहा। अनामिका ने अब तक इवान के बारे में जो कुछ भी पता किया था उसके हिसाब से उसने एक फाइल तैयार कर रखी थी। अनामिका ने वो फाइल ईशा को थमा दी और ईशा के अगले ऑर्डर का इंतजार करने लगी। ईशा ने एक नज़र फाइल में झांका और अनामिका से पूछा, इसमें इवान के घर का एड्रेस कहाँ है? मैंने उसके घर के बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि वो आसमानों पर रहता है। मैंने उसके साथ काम कर रहे स्टाफ से भी इस बारे में पूछा, लेकिन उन्हें भी इवान के घर के बारे में कुछ नहीं पता, अनामिका ने जवाब दिया। और फाइन, तुम एक काम करो, एड्रेस पता करती रहो। और वो हमारे कंपनी की ब्रांच का क्या हुआ जो दिल्ली में थी? ईशा ने अनामिका से पूछा। वरुण उस पर काम कर रहा है, अनामिका ने टेबल पर पड़ी कुछ फाइल्स उठाते हुए कहा और वहां से चली गई। वहीं मयंक जिम में अपना गुस्सा पंचिंग बैग पर उतार रहा था। जिन लड़कों ने ईशा को किडनैप किया था वो मयंक के ही आदमी थे। अपने लोगों की मरी हुई तस्वीर देखकर मयंक को बहुत गुस्सा आ गया था। मयंक ईशा से उम्र में बड़ा था और उसने ईशा से पहले अपना खुद का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन जब ईशा ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया तो बहुत ही कम टाइम में उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। मयंक का बिजनेस भी सक्सेसफुल था, लेकिन उसे वो इज्जत और रुतबा नहीं मिल पाया जो ईशा को मिला था। इसी बात को लेकर मयंक को ईशा से जलन होने लगी और ये जलन धीरे धीरे नफरत में बदल गई। मयंक ईशा के सामने अपने आप को नॉर्मल दिखाता था, लेकिन मन ही मन वो उसे गालियां देता रहता था। मयंक ने पंचिंग बैग पर एक मुक्का मारते हुए कहा, ये ईशा हर बार मेरे रास्ते का कांटा बन जाती है। कुछ देर बाद मयंक अपना वर्कआउट खत्म करने के बाद जिम से बाहर निकला और अपने कमरे में जाने लगा। तभी उसे राहुल दिखा। राहुल वही था जिसे ईशा ने किडनैपिंग वाला मैटर सॉर्ट आउट करने के लिए कहा था। मयंक ने राहुल को रोकते हुए उससे पूछा, अरे राहुल, कल तुम लोग जब ईशा को ढूंढने गए थे तो क्या तुम्हें पता चला कि ईशा को किसने किडनैप किया है? नहीं सर, कुछ पता नहीं चल पाया।
जब तक हम वहां पहुंचते तब तक किसी ने उन लड़कों को मार दिया था और सारे सबूत भी मिटा दिए थे, राहुल ने कहा और वहां से चला गया। राहुल की बात सुनकर मयंक ने एक राहत की सांस ली और अपने कमरे में चला गया। मयंक के अपने कमरे में जाते ही राहुल ईशा के ऑफिस में गया और उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा, मैडम कल जिन लोगों ने आपको किडनैप किया था उनके बॉस के बारे में पता चल गया है। जानती हूँ वो मयंक ही होगा। ईशा ने डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते हुए कहा तो राहुल ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी मैडम, मयंक सर ने उन लड़कों को सुपारी दी थी आपको मारने की। राहुल ईशा के सबसे वफादार बॉडीगार्ड्स में से एक था और उसे पता था कि ईशा को मारने वाला मयंक है। सच जानकर राहुल के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए क्योंकि वो जानता था कि ये पहली बार नहीं है जब मयंक ने ईशा पर हमला करवाया है। राहुल ने ईशा से इजाजत ली और केबिन से बाहर निकल गया। राहुल के जाते ही ईशा भी अपने केबिन से निकल गई और अपने दादाजी के केबिन की तरफ बढ़ गई। भावेश के केबिन में भावेश ने अपने असिस्टेंट से पूछा, कुछ पता चला उन दोनों के बारे में? नहीं सर, हमने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल कर दिए लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला, और वो मेहरा फैमिली का एक सदस्य अभी भी जिंदा है, भावेश के असिस्टेंट ने कहा। तो भावेश ने झट से पूछा, कौन है वो और क्या उसके बारे में कुछ पता चला? पिछले 18 सालों से वो भी गायब है, समझ नहीं आ रहा कि उसे धरती खा गई या आसमान निगल गया। असिस्टेंट ने अफसोस में अपना सिर ना में हिलाते हुए जवाब दिया। किसके बारे में बात हो रही है? ईशा ने केबिन के अंदर दाखिल होते हुए कहा तो भावेश ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए कहा, अरे तुम्हारे बारे में ही होगी और किसके बारे में हो सकती है? तो फिर बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया था? ईशा ने भावेश के बगल में बैठते हुए पूछा। ईशा की बात सुनकर भावेश ने अपने असिस्टेंट को जाने का इशारा किया और असिस्टेंट के जाते ही भावेश ने ईशा की तरफ देखते हुए उससे पूछा, जब तुम आई थी तब मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, क्या तुम्हें वो याद है? ईशा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी जी बिल्कुल याद है, बस कुछ दिन और इंतजार कीजिए फिर मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। अगर वो मुझे पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारी शादी अपने पसंद के लड़के से करवाऊंगा, भावेश ने कहा। तो ईशा ने अपना माथा सहलाते हुए कहा, आप इतने टाइम से यही बात कह रहे हो बी, क्या एक बार भी आपने मुझे उससे मिलवाया? अरे कम से कम मुझे उसकी फोटो तो दिखा देते। ईशा की ये बात सुनकर भावेश के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा और उन्होंने बात को घुमाते हुए कहा, पहले मैं तुम्हारी पसंद देखूंगा उसके बाद अपनी दिखाऊंगा। डन ऑफ डन, ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा और भावेश को साइड हग करते हुए उनके केबिन से बाहर निकल गई। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और अनामिका इवान का घर ढूंढती रही, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला और मयंक ईशा को मारने के लिए एक और प्लान तैयार करने लगा। वहीं इवान ने बीते कुछ दिन सोते और खाते हुए गुजार दिए और आखिरकार आज के दिन उसे प्रणीता की तरफ से एक खबर मिली। इवान प्रणीता के घर में बैठा था और वो प्रणीता के बोलने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद प्रणीता ने कहा, एक हफ्ते बाद WCASANDRA होटल में एक चैरिटी फंक्शन होने जा रहा है जिसमें रघुवीर का खास आदमी विराज उस फंक्शन का चीफ गेस्ट है। फंक्शन कितने बजे शुरू होगा? इवान ने पूछा तो प्रणीता ने जवाब दिया, शाम 6 बजे शुरू होगा और रात के 12 के आसपास खत्म हो जाएगा। उस फंक्शन में आयुष को इनवाइट किया गया है, चाहो तो उसके साथ जा सकते हो। उसकी जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा, इवान ने उठते हुए कहा और प्रणीता के घर से बाहर निकल गया। इवान इस बात से अनजान था कि अनामिका ने उसकी निगरानी के लिए 20 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड्स को काम पर लगा रखा है। जब इवान अपने घर पर पहुंचा तो उसके पीछे एक गार्ड भी उस मॉल तक पहुंच गया और उसने इवान का घर देख लिया। मॉल से बाहर निकलते हुए उस गार्ड ने अनामिका को फोन मिलाया और इवान के घर की लोकेशन बता दी। एपिसोड 11 अब आगे। इवान के घर के बारे में जानने के बाद अनामिका ने इवान के घर की लोकेशन गूगल मैप में डालकर सर्च की। रिजल्ट्स देखते ही अनामिका के होश उड़ गए क्योंकि जहां अनामिका ईशा को लेने गई थी वहीं पर इवान का घर था। अनामिका ने ये बात जाकर ईशा को बता दी। इवान के घर के बारे में जानने के बाद ईशा ने कुछ देर सोचा और कहा, हम एक काम करो, कुछ दिन और इवान पर नजर रखो और देखो वो किस किस से मिलता है, पता करो कि वो मॉल किसके अंदर आता है। और ऑफिस का क्या हुआ? जी वो अगले 2 दिनों में तैयार हो जाएगा, अनामिका ने कहा और कुछ देर काम की बातें करने के बाद ईशा की केबिन से बाहर निकल गई। वहीं भावेश पैलेस के बाहर गार्डन में टहलते हुए अपने असिस्टेंट से बातें कर रहे थे। वो जो तुम मेहरा फैमिली की हवेली पर नजर रख रहे थे उसका क्या हुआ? उस हवेली के आसपास रह रहे लोगों का कहना है कि वहां किसी लॉर्ड ऑफ डार्कनेस का बसेरा है और वो कुछ कुछ दिनों पर वहां आता रहता है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों तक नजर रखने के बाद हमें कोई भी आदमी उस हवेली में जाता हुआ नहीं दिखा है। लॉर्ड ऑफ डार्कनेस का नाम सुनते ही भावेश गहरी सोच में डूब गए और कुछ देर बाद उन्होंने अपने असिस्टेंट से पूछा, ये लॉर्ड ऑफ डार्कनेस कौन है?
असिस्टेंट ने जवाब दिया, उसके बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। कोई कहता है कि वो नर्क से निकली एक शैतान की आत्मा है, तो कोई कहता है कि वो पहले इंसान था लेकिन किसी हादसे ने उस इंसान के अंदर छुपे शैतान को जगा दिया, उसके बाद से वो दुनिया भर में दहशत फैला रहा है। ये लॉर्ड ऑफ डार्कनेस बड़ा दिलचस्प आदमी लगता है, एक काम करो इसके बारे में पता लगाओ। ये बोलकर भावेश पैलेस के अंदर जाने लगे। तभी अचानक से उन्हें कुछ याद आया तो उन्होंने अपने असिस्टेंट से पूछा, अच्छा ये मेहरा फैमिली का बिजनेस कौन हैंडल कर रहा है? प्रणीता भारद्वाज हैंडल कर रहे हैं, असिस्टेंट ने कहा। प्रणीता से मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ और खुराना फैमिली के बारे में भी पता करते रहो। ये बोलकर भावेश पैलेस के अंदर चले गए और उनका असिस्टेंट अपने काम पर लग गया। वहीं इवान प्रणीता से उस फंक्शन से रिलेटेड जानकारियां इकट्ठा कर रहा था जो एक हफ्ते बाद होने वाला था। प्रणीता की दी गई जानकारियों के हिसाब से फंक्शन में बहुत नामी गिरामी खानदान के लोग आ रहे थे और उस फंक्शन में अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड्स इकट्ठा होने वाले थे जो आगे जाकर गरीब बच्चों की शिक्षा में लगने वाले थे। जब रघुवीर का आदमी उस फंक्शन में आ जाएगा तो मुझे एक सिग्नल दे देना, मैं आ जाऊंगा। ये बोलकर इवान अपनी जगह से उठा और प्रणीता के घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद प्रणीता के असिस्टेंट ने उसके पास आते हुए कहा, सर मिस्टर रायजादा आपसे मिलना चाहते हैं। तो इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है, डिनर पर मीटिंग फिक्स कर दो, प्रणीता ने कहा। तो उसकी बात सुनकर असिस्टेंट वहां से चला गया और उन दोनों की मीटिंग डिनर पर फिक्स कर दी। दिल्ली के एक आलीशान होटल के प्राइवेट रूम में प्रणीता एक चेयर पर बैठे भावेश के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद जब भावेश उस कमरे में आए तो भावेश को देखते ही प्रणीता अपनी जगह से उठ गए और उन्होंने भावेश से हाथ मिलाते हुए उनका वेलकम किया। दोनों फॉर्मल बातें करते हुए टेबल के आमने सामने बैठ गए। 20 साल हो गए तुम्हें और तुम्हारे पिता को देखे, मुझे माफ करना मैं इस बीच तुम लोगों से मिलने नहीं आ पाया, भावेश ने अफसोस के साथ कहा। तो प्रणीता ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे ऐसा मत कहिए, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं और मुझे ये पसंद नहीं कि मुझसे बड़ा मेरे सामने माफी मांगे। तो अब क्या पीठ पीछे मांगू, भावेश ने मजाक करते हुए कहा। तो उनकी बात सुनकर प्रणीता मुस्कुराने लगे। और बताओ तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, भावेश ने पूछा। तो प्रणीता ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, 15 साल पहले उनका देहांत हो गया। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। सॉरी फॉर योर लॉस, भावेश ने अफसोस से कहा। तो प्रणीता ने बात बदलते हुए पूछा, ये सब तो पुरानी बातें हैं, खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ 20 सालों बाद अचानक से मेरी याद कैसे आ गई? कुछ देर की चुप्पी के बाद भावेश ने प्रणीता से कहा, वो मैं मेहरा फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ। 18 साल पहले उनके साथ क्या हुआ? और उसके बाद से खुराना फैमिली का भी कोई अता पता नहीं है। 18 साल पहले तो सब सही चल रहा था, तो अचानक से ये सब कैसे? प्रणीता ने एक आह भरते हुए बोलना शुरू किया। रजत और अभिजीत के मरने के बाद नेहा और रणवीर ने शादी कर ली थी और वो इससे बहुत खुश भी थे। कुछ साल बाद उनके 2 जुड़वा बच्चे हुए और उसके 6 साल बाद ही सब कुछ बदल गया। रणवीर कई महीनों तक गायब रहने लगा और फिर एक दिन जब वो लौटा तो उसके सर पर वो पत्थर हासिल करने का भूत सवार था। इसी के चलते उसने पूरे मेहरा फैमिली के लोगों को मार दिया और साथ ही अपने बच्चों को भी। तो क्या उसे वो पत्थर मिला? भावेश ने क्यूरियस होते हुए पूछा। तो प्रणीता ने जवाब दिया, ये तो मुझे नहीं पता। उस हादसे के कुछ महीनों बाद ही खुराना फैमिली का नाम सुनाई देना बंद हो गया और लगभग 1 साल बाद नेहा का लॉयर मेरे पास आया और उसने मेहरा फैमिली के बिजनेस की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। मैंने सोचा था तुमसे कांटेक्ट करूंगा लेकिन कुछ कारणों की वजह से ऐसा ना हो सका। सुनकर बहुत अफसोस हुआ, भावेश ने अपना माथा सहलाते हुए कहा। और कुछ देर तक रूम में सन्नाटा छाया रहा। उसके बाद दोनों ने साथ में डिनर किया और होटल से बाहर निकल गए। प्रणीता से मिलने के बाद जब भावेश अपने कमरे में आराम कर रहे थे तब कमरे के दरवाजे पर नॉक हुआ। आवाज सुनकर भावेश ने दरवाजे पर खड़े शख्स से अंदर आने के लिए कहा। ये सुनते ही भावेश का असिस्टेंट अंदर आया और उसने एक्साइटेड होते हुए भावेश से कहा, सर खुराना फैमिली के बारे में एक क्लू मिला है। अच्छा क्या है वो क्लू? भावेश ने सोफे पर ठीक से बैठते हुए पूछा। तो उसके असिस्टेंट ने बोलना शुरू किया, एक आदमी है जो बहुत साल पहले रणवीर खुराना के लिए काम करता था। अब वो एक बड़ा नाम बन चुका है और अंदरूनी खबर के हिसाब से वो खुराना फैमिली का खास आदमी है। एक हफ्ते बाद दिल्ली में एक चैरिटी फंक्शन है जिसमें वो चीफ गेस्ट बनकर आने वाला है। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो हमें खुराना फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। क्यों भावेश, मेहरा फैमिली और खुराना फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं? क्या है उस पत्थर का राज? क्या इवान इस फंक्शन में रघुवीर को ढूंढ पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी के साथ। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में। कमेंट प्लीज करें।